Dear viewers, welcome to the latest edition of the Hillary Times. Today's guest on our show is Dr. Pushpa Singh Vishenji, who has not only earned respect, admiration, and numerous awards within her own country, but also internationally. This literary expert in prose and poetry has provided her invaluable contributions to social causes. We extend a warm welcome to her and engage in a direct conversation. पुष्पा जी, आपका इस शो में स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज 26 जनवरी है और आपने 26 जनवरी कैसे मनाया? जी, आपको आदर सहित प्रणाम। आज सुबह से गणतंत्र दिवस के अनेक कार्यक्रम के न्योता थे मेरे पास हम्म। और जहां जाना जरूरी था। हम्म। और बहुत अच्छा रहा दिन भर का कार्यक्रम, कई जगह हम्म। रिकॉर्डिंग भी हुई। हम्म। और 7 बजे मैं वहां से वैशाली से रिजर्व करके ओला फटाफट भाग के आई। हम्म। तो सेट कर रही थी बिटिया, तो फिर यहाँ पहुंची और तुरंत ये घर में थी नहीं, तो इसलिए आज तो पहले लेट होने के लिए देरी की वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम्म। ऐसा कभी होता नहीं है। हम्म। और ये बहुत अच्छा दिन रहा। हम्म। ठीक है। तो एज वी नो यू आर ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ नारायणी शाही साहित्य अकादमी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नारायणी साहित्य अकादमी क्या है और ये हिंदी के क्षेत्र में कैसे काम करती है? जी, अवश्य। नारायणी साहित्य अकादमी एक साहित्यिक संस्था है हम्म। और ये माननीय प्रोफेसर नामवर सिंह जी के द्वारा स्थापित है। हम्म। इससे उनके विद्यार्थी लोग एकत्र थे और भारत में हिंदी के घटते वर्चस्व को देखते हुए ये हुआ कि एक संस्था का निर्माण किया जाए। हम्म। तो उसमें बहुत लोगों ने कहा कि नामवर साहित्य अकादमी बनाई जाए। हम्म। तो माननीय प्रोफेसर नामवर सिंह उस समय थे, उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से मुझे राजनीतिक ऐसा नहीं बनाओ कि जैसे जीते जी लोग अपने को प्रमोट करते हैं, अनेक नाम है। हम्म। तो ये हुआ ना से नामवर, रा से राष्ट्रीय, हम्म। और इस तरह नारायणी साहित्य अकादमी, ओ। जिसमें मातृशक्ति के लिए ब्रह्म प्रिय नारायणी माँ सरस्वती के लिए हम्म। ये ब्रह्म प्रिय नारायणी सम्मान दिया जाता है काव्य के क्षेत्र में। हम्म। और विश्व स्तरीय कोई भी व्यक्ति हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको हम्म। नाम और हिंदी सेवा हम्म। सम्मान दिया जाता है। और हम्म। समग्र लेखन पे श्रेष्ठ लेखन सम्मान। हम्म। और इसमें स्कूल में, कॉलेजों में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाती है कि हिंदी के हम्म। प्रति बच्चों का रुझान बढ़े। और यह हम्म। कार्य भी हम लोग विश्व स्तर पे भी हो रहा है, जैसे हम्म। यूके, यूएस में और पूरे भारत वर्ष में नारायणी साहित्य अकादमी से जुड़े लोग हैं और हम्म। वो सक्रिय हैं। और हम्म। हिंदी के वर्चस्व के लिए, भारतीय भाषाओं की एकता के लिए हम्म। ठीक है। काम हो रहा है। हम्म। जी। ओके। आपने अनेक देशों की यात्रा भी की है। आप मुझे जी। ये बताइए कि भारत में और विदेशों में दोनों में जी। आप हिंदी को कैसे देखती हैं? हाँ, ये बहुत ही आपका प्रश्न उचित प्रश्न है। हम्म। हिंदी के प्रति रुझान तो सभी देशों में है। हम्म। और हिंदी के वर्चस्व के लिए हिंदी में काम लेखन बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए, अनेक देशों की, जैसे फ्रांस की फ्रेंच है, चाहे अपने स्पेन की स्पेनिश है, 2-4 देशों में ही अंग्रेजी बोली जाती है। हम्म। और लेकिन हिंदी के प्रति सभी जगहों पे मुझे थोड़ा सा हम्म। साउथ अफ्रीका वगैरह में लगा कि जोहान्सबर्ग हो गया, घाना वगैरह में गई हूँ, तो वहां लगा। और मैं इस नारायणी, एक बात बता दूं आपको, नारायणी साहित्य अकादमी की तरफ से कभी मैं विदेश की यात्रा नहीं की हूँ। वो हम्म। सब मैंने अपने साहित्य के बल पे, हम्म। कविता के लिए, हम्म। मुशायरे के प्रोग्राम में, हम्म। गजलों के लिए, तो इस तरह से मेरी यात्राएं हुई हम्म। हैं। लेकिन हम्म। उस नारायणी साहित्य अकादमी को प्रेजेंट किया है हमने हर हम्म। जगह। हम्म। तो पहले महासचिव हुआ करती थी। हम्म। हम्म। और मैंने न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में
और न्यू जर्सी, फ्लोरिडा आदि के स्कूलों का भ्रमण भी किया, हम्म। जहाँ पे देखा कि जैसे हमारे यहाँ रहता है पुस्तक में ए फॉर एप्पल, हम्म। और फिर अ से अनार। हम्म। तो इस तरह से अन्य देशों में फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी को उन्होंने कोर्स में दिया है, अमेरिका में सभी जगहों पे। तो हम्म। यह देखकर बहुत ही उत्साह होता है कि हमारी भाषा को वो लोग इतना आत्मसात करके एकदम अपनत्व से ग्रहण कर रहे हैं। हम्म। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने देश में तो उदासीनता है। हम्म। जैसे मान लीजिए कि दक्षिण भारत है, तो वो लोग इसको मतलब अंग्रेजी को ही अपना द्वितीय स्थान पे रखते हैं कि सेकंड लैंग्वेज वो है, बातचीत का माध्यम। हिंदी को नहीं श्रेय देते हैं। हिंदी वाले भी कुछ मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगी, आचार्य सुधांशु चतुर्वेदी जी का, कि वो हम्म। नेहरू जी को चैलेंज किए। नेहरू हम्म। जी ने कहा कि 14 सितंबर जो हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो हम्म। नेहरू जी ने कहा कि क्या सभी लोग, आप लोग मलयालम और ये सब तमिल तेलुगु सीख सकते हैं? उसमें उस समय 16 16 वर्ष के थे आचार्य सुधांशु चतुर्वेदी जी ने, उन्होंने नेहरू जी को चैलेंज किया और उनको मतलब मलयालम सीखे, और पूरे जीवन भर वो केरला के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। हम्म। जीवन पर्यंत वहां पे उन्होंने नौकरी की, और एक कहते हैं हिंदी का सेतु बन के उसको प्रचारित प्रसारित किया, और अपने सभी ग्रंथों को मलयालम में अनुवादित किया। हम्म। रामायण, गीता, जो जितने हम लोगों के उपनिषद पुराण है, हम्म। आचार्य सुधांशु चतुर्वेदी जी दिल्ली में ही रहते हैं हम्म। और सेवानिवृत्त होने के बाद, लेकिन वो मलयालम का एक अखबार निकालते हैं, और हम्म। उन्होंने बहुत काम किया। तो हम्म। इस तरह हमारे यहाँ तो उदासीनता है। हम्म। हम मंचों से बड़ी बड़ी बातें कहें, लेकिन अपनी जैसे क्षेत्रीय बोलियों को, चाहे हिंदी को महत्व नहीं देते हैं। हम्म। अब मैं अपने घर का उदाहरण दूं तो मेरी क्षेत्रीय बोली जैसे भोजपुरी भी रही, ननिहाल ददियाल क्षेत्र से, तो उस भोजपुरी भाषा को भी मैंने अपने बच्चों को सिखाया है। हम्म। और हम्म। हिंदी, और उसके बाद कितनी भी भाषाएं हम सीखे वो तो बहुत अच्छा है। हम्म। हम्म। मेरे बच्चे तेलुगु भी जानते हैं, आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी में हम्म। आईटीओ पे वो पढ़ाई की है। तो बस भाषाओं से, सभी भाषाओं से प्रेम है। लेकिन जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, कहीं न कहीं, हम्म। चाहे इसमें राजनीति का जो योगदान हो या कुछ, हम्म। भाषा प्रेमी है, लेकिन हिंदी को वर्चस्व हम्म। देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। हम्म। संकुचित दृष्टि रहती है हिंदी के लिए, तो वो नहीं हम्म। ठीक है। मैम, आपने एक बाल कहानी संग्रह भी आपकी प्रकाशित हुई है। जी तो जी जी। आपने जब इसकी रचना की, संग्रह आपने जब प्रकाशित कराया, तो कहीं ना कहीं हम्म। आपने बच्चों की जो मानसिकता है, सुख दुख, उनके दर्द, वो भी आपने समझा होगा। मेरा प्रश्न ये है हाँ मेरा जी। प्रश्न यह है कि हम अक्सर चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एम्पावरमेंट, इस तरह की बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं जहां तक देखता हूं कि बच्चों के जो दुख दर्द हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। स्पेशली उन बच्चों के जिनका मतलब आर्थिक स्तर पर सही नहीं है। और बाकी अगर सब कुछ मिला करके भी देखें, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आप बच्चों के दुख दर्द, उनके उनकी स्थिति को आप कैसे देखती हैं? जी, उसको मैं बहुत, मेरी इस पे बहुत सकारात्मक दृष्टि रहती है। हम्म। और मैं आपको बता दूं कि मेरा बाल मनोविश्लेषण में ही मेरे पीएचडी का बिल्कुल। रहा देखा शोध है। कार्य। जी जी। और मैंने अभी चिल्ड्रन साइकोलॉजी, बाल मनोविश्लेषण पे एक पुस्तक लिखी है जो प्रकाशनाधीन है, हम्म। 1 2 महीने में आ जाएगी। हम्म। और मैं 28 वर्षों तक पब्लिक स्कूलों में काम किया है, हम्म। वहाँ प्रधानाचार्य के पद पे भी मैं रही हम्म। 23 साल, और शिक्षण कार्य में भी रही। तो एक बच्चों के प्रति लगाव था, और उसके बाद जो मेरा समय बचता था, जो गरीब बच्चे जैसे आपके प्रश्न में है, तो गरीब बच्चों का मैं झुग्गियों में, कहीं झोपड़ियों में, मतलब मैं स्वयं जाती थी, हम्म। और एक मंदिर के पास उन बच्चों को एकत्र करके उनको पढ़ाती थी। हम्म। उनको मतलब कि, और उसके बाद उनको तैयार करके उनको दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, हम्म। गीता कॉलोनी में मैं रहती थी, तो वहां उनको एडमिशन दिलाती थी। हम्म। उनके राशन कार्ड बनवाए, चाहे आधार कार्ड, मतलब अपने घर के पते पे कितने बच्चों के एडमिशन दिलाए। उस समय नरेंद्र जी नाथ वो हुआ करते थे हम्म। शिक्षा मंत्री। और इसके लिए मैंने कोई संस्था नहीं बनाई,
और आर्य समाज बैंक एंक्लेव में गरीब बच्चियों के लिए कि पढ़ाई के बाद वो ज्यादा आगे तक वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, उनके विवाह हो जाते हैं, इस तरह उनको हमने सिलाई सिखाया। ये कार्य मेरे 20 वर्षों तक की हूँ। और माननीय वालिया जी के उसमें आपने बायोडाटा में मेरे देखा होगा, उसमें चित्रीय बायोडाटा है, वो बच्चियां खड़ी हैं, हम लोग बैठे हैं, सिलाई का प्रमाण पत्र देना, तो बैंक एंक्लेव आर्य समाज के उसमें मुझे फ्री का जगह मिला, वहां पे मैं बच्चियों को फ्री सिखाती रही। ये तो तो ठीक है, एक पर ये तो ठीक है, यह आपके, अगर हम इसे समझें तो व्यक्तिगत प्रयास समझेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि बच्चों को लेकर के समाज उसको सही दृष्टि से क्यों नहीं देख रहा है। हम आमतौर पर बच्चों के शोषण, बच्चों को हम्म, प्रताड़ना, इस तरीके के केसेस बहुत आते हैं। तो समाज में इस तरीके की जागृति क्यों नहीं आ रही है? ये तो मैं देखिए एक मनोविज्ञान की छात्रा होने के नाते कहूंगी कि हम्म, ये मुट्ठी भर लोग हैं, हम्म, लेकिन इन मुट्ठी भर लोगों को ही आदमी कुछ नहीं, मतलब आप एक, मतलब मैं जो शोषण की बात की, आप चाहे छोटे बच्चे का हो बच्ची का हो, दोनों का होता है। हम्म, और जब ये सुनाई देता है शिक्षक द्वारा, चाहे कहीं वो ट्यूशन द्वारा, तो वहां तो शिक्षित व्यक्ति ही मौजूद रहता है। हम्म। अब ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, 10% होंगे, इसे 10% नहीं, घरों कि में जो भी ऐसे अपने केसेस विकृत आते हैं। विकृत, ऐसे हाँ, कई विकृत केसेस दिल्ली में मानसिकता आए कि वाले लोग उन्होंने हैं। दो वो अपने घर पर हेल्पर के रूप में रखा बच्चों को, उनको जला दिया, मार दिया। तो ये समाज जी में इस जी। तरीके की क्या क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आप बताइए। नहीं, ये समाज का एक बहुत ही विद्रूप रूप है, और हम्म, इसके लिए हम समाज के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि हम हम्म, अपने बच्चे को कहीं भेज रहे हैं, या हम्म, इस प्रकार की जो संस्थाएं जो हेल्प के नाम पर, सहयोग के नाम पे चल रही हैं, हम्म, उसका निरीक्षण, उसका हमेशा सरकार द्वारा हम्म, वहां पे होना चाहिए। हम्म, और इसमें समाज द्वारा भी, जय मान लीजिए कि हम जब तक अपने समाज को, सोसाइटी को नहीं जागरूक करेंगे, तो नहीं, मान लीजिए जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां पे हम्म, कोई संस्था इस प्रकार की चल रही है, हम्म, भले ही वहां कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन हम अपनी संवेदनशीलता, मानवता के नाते जाकर वहां देखना चाहिए कि हम्म, वहां पे कैसे लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और यह कार्य मैं व्यक्तिगत तौर पे करती भी हूँ। वसुंधरा में भी कई ऐसे वो हैं, और हम्म, एक लाल बहादुर शास्त्री के नाम से था, वो छोटी सी महिला, वो कुछ कुछ वहां था गलत जैसे, और गरीब महिलाओं के लिए वो स्कूल खोला गया था, तो उसको फिर बंद करवाएगा, काफी चीजें हैं। लेकिन इसको मतलब सरकार का ध्यान खींचने के लिए कुछ करना चाहिए कि अगर क्षेत्र में है तो भाई सूचना दीजिए, और उसको 15 दिन पर, महीने पे पूरा निरीक्षण करिए, उसमें कैसे लोग हैं, क्या है, वो हम नहीं पहुंच पाते हैं। ये हमारी कमी है, समाज की कमी है। और बाद में कोई हादसा हो जाता है तो सभी को पता चलता है। तो हम्म, ये तो है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम्म, और ये हमें एक क्षेत्रीय तौर पे हम सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो अपने क्षेत्र में अगर हम्म, 10-15 लोग भी जागरूक हों, इस तरह से करें, जैसे हम्म, उसमें सेवानिवृत्त लोग हो गए, हम्म, चाहे जो भी मान लीजिए कि नौकरी में है, वर्किंग है जो लोग, वो लोग संडे सैटरडे कुछ समय तो दें। तो हम्म, इस तरह से सरकार और समाज द्वारा मिलके इसका हम्म, निदान किया जा सकता है। किसी भी समस्या का ऐसा नहीं कि समाधान नहीं हो सकता है। ठीक है। मैं यहाँ पर अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर पुष्पा जी की 70 से ज्यादा किताबें छप चुकी हैं, और अभी वर्तमान में 5 किताबें अभी प्रकाशित होने वाली हैं। पुष्पा जी, आप ये बताइए कि किताबें तो आपने इतनी लिख दी, अभी छपने वाली भी हैं, पाठक कहाँ है, पढ़ने वाले कहाँ गायब हो गए हैं? और दूसरी बात कि आजकल के बच्चों में पढ़ने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। आमतौर पे लोग कहते हैं कि रीडिंग हैबिट तो अब खत्म होता जा रहा है। तो हम ये किसके लिए लिख रहे हैं, क्या देख रही हैं आप? पाठक के लिए ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि एकदम नहीं है, लेकिन ये हिंदी पुस्तकों के लिए समझिए कि हम्म, नगण्य है। अपने साहित्यकार जो हैं, जो हम्म, साहित्यकार समूह है, जो साहित्य जगत में है, वो लोग तो जरूर देखते हैं, पढ़ते हैं, हम्म, अच्छी बुरी समीक्षा भी करते हैं। लेकिन आजकल पुस्तकों का उस तरह से, जैसे पहले हम लोग उपन्यास, जासूसी हो, कोई हो, हम्म, हमने जेम्स हेडली चेज को बहुत पढ़ा,
हम्म, और काफी था कि हर तरह की किताबें हम लोग पढ़ते थे। हम्म, छुट्टियों में कोई इस तरह नहीं कि अब आजकल का है कि मोबाइल का युग है, और युवा थोड़ा बहुत कुछ देख लिए, इंटरनेट के माध्यम से कुछ कर हम्म, लिए, वो ठीक है। लेकिन एक मैं ये जानती हूँ कि मेरी पुस्तक जब भी वो होती है, मैं बहुत दूर तक मैं बांट नहीं पाती कि मेरी समीक्षा कर दीजिए, कभी नहीं। हम्म, लेकिन वो चाहे प्रकाशक के द्वारा जहां जहां लाइब्रेरी में जाती है, तो हम्म, वहां बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ते हैं। इस मामले में मतलब मामले में मैं भाग्यशाली हूँ कि वो बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ते हैं, और उसकी कविता, उसकी कहानी वो कहते हैं, वहां के कहीं पेपर में, अखबार में, पत्रिका में छप के मुझ तक आती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि मेरी कविता इस दिल्ली, पंजाब की एक पत्रिका है जागृति, वो हम्म, हिंदी में भी छपती है, पंजाबी में भी। और चाहे यहाँ हिंदी अकादमी के द्वारा कैसे कैसे मेरी किताबें वहां की लाइब्रेरी में पहुंची, हम्म, पुस्तकालयों में, यूनिवर्सिटी के। तो उसमें से कविता बहुत सुंदर सूरज के ऊपर थी, माँ हम्म, के ऊपर। तो वो कविताएं हमसे पूछी गई कि हम इसको छापना चाहते हैं। हम्म, तो उसके बाद से वो मेघा सिंह कोई थे, तो वो हम्म, पत्रिका मेरे पास आई, उसके संपादक थे। तो आप तो इधर के हैं, तो आप जानते ही हैं, मेघा नाम हम लड़कियों का भी रखा जाता है। और उनको मैंने पत्र लिखा, हम्म, मैं जवाब देती हूँ पत्र से आज भी। और एक खासियत है कि मैं अपनी भी सारी पांडुलिपियां मेरी हाथ की लिखी हैं। मैं मोबाइल, लैपटॉप और इस पे डेस्कटॉप पे नहीं टाइप हम्म, करती। मैं सोचती हूँ 100 साल बाद देखा जाए हम्म, तो पुष्पा सिंह बिसेन की हस्तलिखित पांडुलिपियां मिलेंगी। तो हम्म, इसलिए अपना संचय उसका करती हूँ मैं। हम्म, तो वहां से जो पत्र आया उसका जवाब लिखा, तो उन्होंने बाद में लिखा कि मैं सरदार जी हूँ, और बहुत बड़े साहित्यकार तेजा सिंह के वो छोटे भाई थे। हम्म, और ये बात मैं आपको 20 साल पहले की बता रही हूँ। इसी तरह मैसूर की पत्रिका है, उसमें मैसूर से छप के मेरी कविता आई। हम्म, जहां और मैं अभी भी बहुत पत्रिकाओं से नहीं जुड़ती। तो हम्म, मैं सोचती हूँ कि अगर वहां पे 100 किताबें रखी होगी उस लाइन पंक्ति हम्म, में, तो उसमें से मेरी पुस्तक उठाई गई, तो कहीं ना कहीं वो टच किया। हम्म, उन्होंने इस तरह से बिहार से सभी जगह से बहुत सारी पत्रिकाएं मेरे पास आई। हम्म, और वहां तो पंजाब में मुझे इतना मतलब, जो कि वो भी हिंदी के प्रति उदासीन ही लोग रहते हैं, हम्म, पंजाबी लोग, भाई पंजाबी बोलिए चाहे। तो वहां से भी मुझे बेस्ट पोएटिस का अवार्ड मिला। और वहां एक किशन काव्य बना है जिसमें मेरी 20 कविताएं कृष्ण पे हम्म, उसमें अनुवादित करके लगाई गई हैं। हम्म, तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि इसी तरह अब देखिए, एम बी रामा राव, वो बहुत बड़े तेलुगु के लेखक हैं, वो हमारी पुस्तक हम्म, मतलब वहां पे अनुवादित हो रही है, वो लग जाएगी वहां के विश्वविद्यालय में। और मैं, मेरा कोई लिंक नहीं है, हम्म, जैसे वो पुस्तक मैंने नहीं दिया है, वहां लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ी जिस्म गोई, तो उसका भी समीक्षा करके भेजे। तो ये बहुत मतलब बहुत ही वो प्रसिद्ध लेखक हैं इस समय हमें महाराष्ट्र के। हम्म, और बहुत अच्छा उन्होंने हम्म, लिख कर भेजा था, जो कि हम्म, हम्म। ये लगता है मतलब उनका काम बहुत है, शोध कार्य है, और कम से कम वो 250-300 पुस्तक लिखे हैं, और अच्छा, बहुत आपकी वयोवृद्ध हैं। आपने जो अभी किशन वाली जो बात कही, आपकी एक रचना है हम्म। कलयुग के कान्हा। तो हाँ। मेरा प्रश्न यह है कि इस कलयुग में राम जी तो आ गए, आप मुझे बताइए कान्हा जी कब आएंगे, और आप कलयुग के कान्हा किसको देखती हैं, नहीं क्या नहीं, करना कलयुग चाहती हैं? नहीं। ये बहुत अच्छा पूछा, कलयुग के कान्हा पुस्तक की बात करें ना, उसमें होगी हाँ लिस्ट जी, में। हाँ जी। कलयुग के कान्हा में आजकल के जो बच्चे लोग हैं, हम्म, मैंने प्रबंध काव्य बहुत लिखे हैं। एक हम्म, तो मेघांजलि, देवांजलि। हम्म, कलयुग के कान्हा में आज की जो प्रवृत्तियां हैं हम्म, उसको समाहित किया है, हम्म, कि ये कृष्ण का युग था, हम्म, और एक आज क्या है, हम्म, कि आज प्रेम करते हैं लेकिन कोई कृष्ण नहीं बन पाता। हम्म, इस तरह से वो कई सर्गों में है, और बहुत अच्छी किताब है वो। हम्म, कलयुग के कान्हा पढ़ने लायक है, पठनी अब आएगी छपकर तो मैं आपको दूंगी, जब भी प्रकाशक के यहाँ से आई। हम्म। तो आजकल के इन कान्हाओं के जो राधिका बना के घूमते हैं, और कुछ दिन बाद फिर वो
बदल देते हैं, राधिकाएं बदल जाती हैं, कहीं कान्हा बदल जाते हैं। तो हम्म, उस पे है ये पुस्तक, हम्म, वर्तमान हम्म, परिवेश के ऊपर, कि हमारे वो हम्म, मंदिर से नहीं संबंधित है। हम्म। चलिए, आपने आज 26 जनवरी 2024 है। आज आपने शॉल भी जो ओढ़ा है, तिरंगा उसमें दिख हाँ, रहा ये है। मैंने बुना है, अच्छा। मेरी आपने बुनी खुद। हुई शॉल है। इसमें इसमें 24 तीलियां भी हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आज आप कोई अपनी रचना सुनाएं। इसमें सब रंग भी है, सब रंग है, भारत के सारे रंग है। और तो आज हाँ आप हाँ, कोई बताएं। 26 जनवरी के अवसर पर अगर आप कोई अपनी रचना सुनाएं, लोगों को जरूर सुनने का जरूर, मौका मिले। जी जरूर। छोटी छोटी दो रचनाएं सुनाएंगे। हमने अपने बच्चों की एक परवरिश ऐसी की है कि वो सिविलियन में रहते हुए एक समाज में पूरे अपने अंदर आर्मी डिजर्व करते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, तो छोड़ के जा नहीं सकते कभी भी। तो मैं एक रचना, अभिलाषा नाम की छोटी सी कविता है, उसको मैं सुनाती हूँ पहले आपको। है ये अभिलाषा मेरी, मेरा भी एक लाल हो। है ये अभिलाषा मेरी, मेरा भी एक लाल हो। देश प्रेम की शिक्षा दे फौलाद उसे बनाऊं। पहना फौजी जामा, सीमा पे उसे पहुंचाऊं। है ये अभिलाषा मेरी, सैनिक की मां कहलाऊं। प्रतिदिन शौर्य संदेश सुनो सीमा के प्रहरियों के। प्रतिदिन शौर्य संदेश सुनो सीमा के प्रहरियों के। सुन अपने लाल की गाथा, गर्व से मैं इठलाऊं। है ये अभिलाषा मेरी, सैनिक की मां कहलाऊं। देश की रक्षा हित, देश की रक्षा हित प्राप्त हो लहू मेरा जब वीर गति को। थाम धैर्य का आंचल, तिरंगा उसे ओढ़ाऊं। प्रहरी बन प्राण अपने गंवा न सकी सीमा पे। प्रहरी बन प्राण अपने गंवा न सकी सीमा पे। किंतु शहीद की मां कहला, मैं माटी का कर चुका हूं। है ये अभिलाषा मेरी, सैनिक की मां कहलाऊं। और आज के समसामयिक परिवेश जो है हमारे देश का, हमारे शहीदों का क्या सपना था, आज क्या है, उस पे मैं पढ़ती हूँ एक छोटी सी रचना। शहीदों की शहादत पे रखी जो हमने आजादी की नींव। शहीदों की शहादत पे रखी जो हमने आजादी की नींव। उनके देखे सपनों का आज भारत कहाँ है। डरे डरे से रहते हैं लोग अपने ही शहर में। गुमसुम है चेहरे, चेहरों पे अब वो मुस्कुराहट कहाँ है। शहीदों की शहादत पे रखी जो हमने आजादी की नींव। उनके देखे सपनों का आज भारत कहाँ है। कर सके आगे बढ़कर थोड़ी सी मदद किसी की मुसीबत में। कर सके आगे बढ़कर थोड़ी सी मदद किसी की मुसीबत में। अपनों के लिए भी हम में अब वैसी चाहत कहाँ है। शहीदों की शहादत पे रखी जो हमने आजादी की नींव। उनके देखे सपनों का आज भारत कहाँ है। हवाएं भी हो रही हैं खौफनाक, आंधियां तूफान लाती रहती हैं। हवाएं भी हो रही हैं खौफनाक, आंधियां तूफान लाती रहती हैं। हम में मंद बयारों की अब चाहत कहाँ है। शहीदों की शहादत पे रखी जो हमने आजादी की नींव। उनके देखे सपनों का आज भारत कहाँ है। आपदा अत्याचार बलात्कार से जूझता है रोज ये हमारा देश। आपदा अत्याचार बलात्कार से जूझता है रोज ये हमारा देश। आओ चल पड़े उस ओर, स्वर्ग से सुंदर भारत जहाँ है। आओ चल पड़े उस ओर, स्वर्ग से सुंदर भारत जहाँ है। शहीदों की शहादत पे रखी जो हमने आजादी की नींव। उनके देखे सपनों का आज भारत कहाँ है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैं अब आपको यही कहूंगा, एक तो समय अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। और व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि जैसे कि डॉक्टर पुष्पा जी ने पूछा कि अपनों के लिए अब चाहत कहाँ है, तो मैं अपने व्यूवर्स हम्म। को बताना चाहूंगा कि अपनों के लिए भाई आप चाहत डेवलप करो, कल्टीवेट करो इस हैबिट को। और यहीं पर मैं इस शो को एंड करता हूँ। आप लोग अपने लिख करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। मुझे इसका इंतजार रहेगा। और आप डॉक्टर पुष्पा जी, आप इस शो में आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत हृदय तल से आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय जय भारत। जय।